सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर था वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, प्राइमरी से थोड़ा कम था, पर अभी देखो कितना उछाल आ गया उसमें। तो ये चेंजेस है, आप भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजें समझा सकते हैं। आप जब भी आंसर लिखोगे ना कंपैरिजन में एक ग्राफ जरूर बना लेना, ये 1974 का, और इसमें एक अच्छा इंपैक्ट आता है, ठीक है, एक अच्छा इंपैक्ट आता है ग्राफिकल। ये अमाउंट से करोड़ में, ये ईयर्स है, ठीक है। चलो, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा, क्या हुआ होगा, कुछ तो डेवलपमेंट हुए होंगे ना टर्शियरी सेक्टर में, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। पहले देखो, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, कौन से सेक्टर आते हैं वो याद कर लो, पेपर में लिखना जरूरी है। हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस, अदर सर्विसेज, इतने सारे, इसके अलावा भी सेक्टर्स है, ठीक है। ये सेक्टर बढ़े तो ऑब्वियसली आपका टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक्सपांड होने के लिए, अपना एग्रीकल्चर को एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को लोन की जरूरत है, एग्रीकल्चर को भी लोन की जरूरत है, तो बैंक के पास जाएगा, सर्विस की जरूरत है, इंश्योरेंस की जरूरत है, पोस्ट की जरूरत है, ये सब चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर का यूज पड़ता ही था। तो ये एडवांस हुआ तो ऑब्वियसली ये भी एडवांस होगा, ये रिलेटेबल है, इंटरलिंक्ड, ठीक है। As people income rises, they expect more luxuries like dining out, tourism, shopping, private hospitals, private schools. अच्छा, अभी देखो, पहले जब इंडिया आजाद हुआ लोगों के पास पैसा नहीं था, इतना खर्च करने का पैसा नहीं था, क्योंकि जॉब नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, बहुत सारी चीजें महंगाई थी। अब जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होने लगी, हमारे लोगों के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। जैसे पैसा आ गया तो हम क्या सोचते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा लग्जरी चूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, चलो मैं पहले में महीने भर का मेरा कहने खाना पीना हो जाता था, पर मैं अभी क्या करूंगा, मेरे पास 10,000 ज्यादा है तो मैं एक दिन महीने में होटलिंग करूंगा यानी, या फिर टूरिज्म में ट्रैवलिंग करूंगा। मैं वो सोचता हूं ना, तो जैसा लग्जरी बढ़ी तो हमने लग्जरी चॉइसेस भी बढ़ गई हमारी, तो उस हिसाब से हमने होटल में जाना चालू किया, घूमना फिरना चालू किया, शॉपिंग करना चालू किया। पहले नोकिया से काम चल जाता था, अभी आईफोन लगता है ना, कोई भी आईफोन बोलता है, आईफोन यानी एक किडनी, दो किडनी, ऐसा नहीं, किडनी बेच कर नहीं लेना, पैसा कमाना उसके लिए, ठीक है। During the recent decades, several new information and communication technology based on services have become increasingly important and indispensable. अभी रिसेंट एरिया में आपका आईटी, एआई, ये सब चीजें आ गई, एमएल आ गया, तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हुआ बेटा, सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ गई, सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ गई, उसका एनरिचमेंट बढ़ गया, ज्यादा समय के लिए ज्यादा देर तक हम सर्विस दे सकते हैं ना। अभी इंटरनेट आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, पहले वैसा नहीं था, तो ये सब चीजों के लिए सर्विस सेक्टर्स बढ़ गया। तो 4 रीजन से सर्विस सेक्टर का इंक्रीज होने में, क्या रीजन है, पहले तो सर्विस सेक्टर में इतने सारे सेक्टर्स आते हैं वो बढ़ रहे हैं, और सर्विस सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर खुद बढ़ा, तो इस वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ा। तीसरा रीजन है लोगों के पास पैसा आ गया, लग्जरी लाइफ चूज करने लगे। चौथा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बढ़ गया, ये रीजन है। इतना होने के बाद भी however the service sector in India not growing uniformly for everyone, इतना होने के बाद भी पर सभी के लिए सर्विस सेक्टर एक तरह से ग्रो नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं हुआ। क्यों? The sector employs a variety of people, different skills and education level. On one side there are a few service sector require high skilled and educated worker, on the other side many worker involved in service like small shopkeeper, repair worker, transport worker. अब देखो कुछ सर्विस सेक्टर में बहुत स्किल्ड की जरूरत पड़ती है। अब देखो आईटी सेक्टर की बात करो, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेजेस के नॉलेज होने चाहिए। कुछ सर्विस सेक्टर्स में नॉलेज नहीं चाहिए। अब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में काम सिर्फ डॉक्टर ही काम नहीं करते, कंपाउंडर रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, क्लीनर रहते हैं, ये रहते हैं, तो क्लीनर वगैरह के जॉब के लिए उतना रिक्वायरमेंट स्किल की नहीं है। तो ये देखो अनइन्फॉर्मिटी आ गई उनके जॉब प्रोफाइल में, जॉब प्रोफाइल में अनइन्फॉर्मिटी आने की वजह से सर्विस सेक्टर सबके लिए यूनिफॉर्म रहा है क्या? नहीं रहा। आंसर दो क्वेश्चंस के, कौन देगा? पढ़ो जल्दी से सर सी। Which sector of the economy involves activities like banking, education, healthcare and IT? Primary, secondary, quaternary, tertiary। एक और सेक्टर रहता है जो आपके सिलेबस नहीं है, इसके रिलेटेड ही रहता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। Where are most of the people employed? अच्छा, इतना बड़ा सर्विस सेक्टर होने के बाद भी उसमें लोग कम काम कर रहे हैं, ये ग्राफ से हमको दिखाना है।
सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लोग काम एम्प्लॉयड है, काम है। देखो ये वाला ग्राफ अरे यार दिखा है ये, हाँ शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ये एम्प्लॉयमेंट का शेयर है, कौन से सेक्टर में कौन से लोग जॉब करते हैं। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर में देखूं तो दोनों 1970 73 4 में सबसे ज्यादा इस सेक्टर में काम करते थे, अब थोड़ा कम हो गए। सेकेंडरी में थोड़ा कम थे, अब बढ़ गए। और टर्शरी में थोड़ा था, उससे थोड़ा सा ही बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ा। अब देखो इसमें ग्रोथ अनस्टेबल ही है, समझ में आ रहा है क्या? आप देखो इसको कंपेयर करो, टर्शरी सेक्टर कितना बड़ा था हमारा और उसमें काम करने वाले कितने लोग कम है। प्राइमरी सेक्टर कितना छोटा रह गया था, उसमें काम करने वाले ज्यादा है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि लोगों के पास स्किल्ड नहीं है, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतने, उस वो रीजंस है। ये देखो ये जो ग्राफ है ना, इसके पहले वाला ग्राफ जो हमने देखा था कौन से सेक्टर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन सा सेक्टर वो देखा था, और ये है कौन से सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो उस ग्राफ में हमने देखा था सबसे बड़ा वाला कौन सा था, हाँ, और यहाँ पे सबसे कम क्या था, प्राइमरी था। पर अभी देखो यहाँ पे प्राइमरी में और कम हो गया, टर्शरी में बहुत बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, ये सब रीजन से क्यों है वो देख लो। चलो अब पढ़ते हैं जल्दी से। अब दो चीजें रहती है, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट। स्पेलिंग देखो, डिसगाइज्ड नहीं बोलते, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। स्पेलिंग बताओ जरा, डी आई एस Disgusting. डी यू People disgusting. जल्दी से बोलो, DIS डी IS GUISE. यही हमारा, इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, यही हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। पेपर में दोनों भाषा में दोनों वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों भाषा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों भाषा में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो एक केस दिया आपके, इसमें लक्ष्मी का केस दिया है, कुछ एक सिनेरियो दिया बुक में। देखो लक्ष्मी की स्टोरी दी है। ठीक है, impact of remaining underemployed workers, removing of few workers from agriculture does not। चलो लक्ष्मी के फैमिली में शायद 4 लोग रहते थे। 4 लोगों, बेटा लक्ष्मी के पास एक खेत था, उसके फैमिली में 4 लोग थे और चारों के चारों लोग वो खेती का ही काम करते थे और दूसरा कोई काम नहीं करते थे। चारों के चारों लोग वही काम करते थे। तो आप मुझे बताओ, अगर वो खेती का काम 2 लोग करे तो भी उतनी फसल आती थी और 2 लोग करने से काम चल जाता था, तभी वो 4 लोग करते थे क्योंकि उनकी सोच थी अपना खेत है, बाहर क्यों काम करना। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट जब 2 लोगों से काम चल सकता है, उसमें हम ज्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं तो 2 लोग का बर्बाद है ना, वो 2 लोग दूसरा भी काम कर सकते थे ना। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इसका एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, चलो हाँ उतना ही मिलेंगे ना बेटा, 2 लोग काम करेंगे भी उतना ही, 4 लोग करेंगे उतना ही है ना खेत में, क्या कर सकते हैं। उससे अच्छा वो दूसरे जगह काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिले होते हैं। चलो इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स, इसके इम्पैक्ट क्या है, रिमूविंग ऑफ फ्यू वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर does not affect production but can increase family income through other jobs। वही बोला लक्ष्मी का केस, अगर लक्ष्मी के फैमिली से 2 लोग कम हुए होते तो उनकी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ होता, पर अगर वो 2 लोगों ने दूसरा काम किया होता तो उनकी इनकम बढ़ गई होती। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लक्ष्मी's family worker members find work elsewhere, they earn extra income without reducing from farm productivity। तो लक्ष्मी के फैमिली मेंबर्स को दूसरा काम मिल गया होता तो उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम मिली होती, फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं हुई होती। Many small farmers in India experience similar underemployment problem। ये प्रॉब्लम बहुत सारे फार्मर्स अभी भी हमारे इंडिया में झेल रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। क्यों? एक तो 2 प्रॉब्लम है कि उनकी थिंकिंग अपनी है कि अपना खेत है, क्यों दूसरी जगह काम करना, और दूसरा है दूसरे ये काम भी इतना इजीली मिलता नहीं है। ठीक है, reducing the agriculture work from providing better opportunity elsewhere can enhance overall income without compromising agriculture output।
तो ये लास्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे करें और स्कीम है, अरे नहीं हाँ ये और भी है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे, तैयार करेंगे। Every state or region has the potential to boost income and employment opportunity by residents. Areas such as tourism, regional crafts, new services like IT can contribute. अभी ध्यान दो, मैंने अभी 2 मिनट पहले प्लानिंग कमीशन बोला था, प्लानिंग कमीशन का काम नाम क्या बदल गया अभी, नीति आयोग, ये याद रख लेना। पहले तो हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अब सेक्टर्स भी दिए, टूरिज्म में इन्वेस्ट करो, लोग घूमना फिरना करेंगे तो ज्यादा काम मिलेगा लोगों को, आईटी में इन्वेस्ट करो, सर्विसेज देंगे, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करो, तो इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग कौन करेगा, हमारा नीति आयोग करेगा। नीति आयोग रिसर्च फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन सजेस्ट दैट अराउंड 20 लाख जॉब्स कुड बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। एक सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख तक जॉब क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने इसके रिलेटेड रिसर्च की है। इन 2005 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पेपर में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ मनरेगा। अभी ध्यान देना, मनरेगा को हम डिटेल में समझेंगे, उसका नाम चेंज हो गया वो भी देखेंगे हम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, मनरेगा भी बोलते हैं इसको, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2005 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इंप्लीमेंट राइट टू वर्क, ये क्या हमारा एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट देता है, सबको राइट मिलना चाहिए काम करने का, तो राइट टू वर्क के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट में, 625 डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके रिलेटेड एक बात लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MG, हाँ बेटा रुको, नरेगा। अच्छा, इसके अंदर कितने दिन का 100% गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो याद रख लेना 100 डेज। सर एमजी है, सर वही बता रहा था, 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये पेपर में लिखने वाला पॉइंट है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इसके लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड देती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर 100 रुपया मिल रहा होगा किसी को तो उसमें से 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपया देगी उसमें से, ठीक है। ये 100 डेज का काम देता है पर हाउसहोल्ड पर ईयर। ये गारंटी क्या है, पर हाउसहोल्ड पर ईयर, एक साल में 100 डेज कम से कम मिनिमम गारंटीड, मिनिमम 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट पर हाउसहोल्ड पर ईयर। ये लिखो, ये पेपर में पूछता है एमजी नरेगा के बारे में, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा पॉज कर देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कोई स्कीम नहीं है, एक एक्ट है, पूरा के पूरा कायदा है, यानी इसके ऊपर एक्ट बनता है तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये संविधान ने एक एक्ट बनाया, कोई स्कीम नहीं है। स्कीम कुछ दिनों में बंद भी हो सकती है पर ये कभी बंद नहीं होगा, ये एक्ट है, ये रूल है, ठीक है, इसको मानना जरूरी है, ठीक है। 10 बार बोल रहा हूँ, 2025 में इसका नाम चेंज हो गया, इसका मनरेगा से नाम चेंज हो गया है बीबीजी रामजी। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी राम जी का फुल फॉर्म है, आप अच्छे से पेपर में लिखना। सर और क्या चेंजेस हुआ है, पहले 100 डेज की मिनिमम गारंटी थी, वो बढ़ गई है, याद रखना मिनिमम अभी 125 डेज मिल रहा है इसमें, ये पेपर में आएगा ही आएगा। और 120 डेज के साथ और क्या चेंज हुआ सर, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती थी, स्टेट गवर्नमेंट 10%। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है बेटा 60% दे रही है और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है कंट्रीब्यूशन 60-40। और एक चीज नहीं आई है यहाँ पे, पॉज पीरियड आ गया। पॉज पीरियड क्या होता है वो भी समझ लो। पॉज पीरियड क्या होता है, पहले क्या होता था ना, ये स्कीम ज्यादातर रूरल और ग्रामीण एरिया के हिसाब से निकाली गई, यानी जो जहाँ पे फार्मिंग वगैरह में ज्यादा लेबर लोग इंगेज रहते थे, फिर भी उनको गारंटीड